देखो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग स्टैटिक्स। देखो सच बताऊं ना तो द बेसिक फाउंडेशन ऑफ दिस टॉपिक इज 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स ओनली, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। जो 12th में पढ़ा था उसी का लिटिल बिट एक्सटेंशन है। इनफैक्ट वी विल जस्ट लर्न फ्यू मोर थ्योरम्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इनफैक्ट पेपर 1 की फिजिक्स, बीट स्टैटिक्स और डायनामिक्स, इट्स बेसिकली 12th क्लास फिजिक्स। तो ऐसा कुछ नया नहीं है, डरना नहीं है। And you have to solve Krishna series book, but the only problem which I have given in tutorial sheets, that's it। उसके अलावा कुछ नहीं देखना है भाई, ठीक है। कि अपने मन से कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया तो विल स्टार्ट, है ना, कि भाई फ्रॉम फर्स्ट टू एंड पूरा प्रॉब्लम उड़ा देना है, एकदम बढ़िया से तैयार करना है। कुछ नहीं, जितना क्वेश्चन दूंगा उतना करना है, ठीक है, और खुश रहना है, राइट। अच्छा, हाँ, वेटेज आ जाता है। अच्छा खासा क्वेश्चन करीब 40 मार्क्स तक तो आ जाता है, 40 मार्क्स तक भी, क्योंकि दे विल आस्क वन क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स और कई बार वो 20 मार्क्स के या 15 मार्क्स के। तो नॉर्मली यूपीएससी पेपर इज वेरी बैलेंस्ड। कोई भी टॉपिक उठा लो आज की डेट में, हर एक में मिनिमम 50 मार्क्स का और मैक्सिमम 70 मार्क्स तक आ जाता है, 70-80, बीट एनी टॉपिक, ठीक। बट अपना स्ट्रेटजी वही है। इतना हिसाब रखो, सोचता हूँ सिलेबस एक है, बट हाँ एक में हाँ मिला के होगा 70 तक आ जाएगा। मिला के 70 तक आ जाएगा, ठीक है। अब व्हाई दिस टॉपिक इज कंसिडर्ड डिफिकल्ट, क्यों भाई क्यों? हाँ भाई, सबसे ज्यादा क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी? मीनिंग ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन, ठीक है, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्स, या द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टर्म्स लाइक व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इस तरह के जो बहुत ही फंडामेंटल चीजें रिक्वायरमेंट है ना, जो 12th में पढ़ा था, वो क्लियर नहीं होती है, उसकी वजह से क्वेश्चन नहीं होते। दूसरा, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है, दे विल नॉट गिव यू द डायग्राम। अब यू हैव टू फॉर्म द डायग्राम बाय जस्ट रीडिंग दोस 3-4 लाइंस। और ट्रस्ट मी, इंडियन ऑथर्स आर वर्स्ट एट राइटिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। तुमको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आया, क्या लिखा है, कैसा डायग्राम बनेगा, ये बॉल सरक रही है कि फंसी हुई है समझ में नहीं है। हाँ, अरे वो तो एग्जाम्स क्वेश्चंस आर डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। अब एग्जाम को यूपीएससी को हाई तो है नहीं, इस बार ही क्वेश्चन गलत आया था, क्वेश्चन नंबर 5E वेक्टर का, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो है। तो सबसे ये इनफैक्ट इफ यू आर सक्सेसफुल इन ड्राइंग द परफेक्ट डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन, समझ लो हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो हो गया। तो कई बार डायग्राम नहीं समझ में आता है कि भाई क्या किया जाए, बनेगा कैसे, कहना क्या चाहता है, मोशन हो कैसे रहा है, ये कैसे रॉड टिकी हुई है। क्योंकि अगर डायग्राम नहीं बनेगा तो यू कैन नॉट ड्रॉ द फोर्सेस प्रॉपरली, ठीक है। तो भाई डायग्राम बनाने के लिए लैंग्वेज मतलब बेसिकली डायग्राम ही होता है, ठीक है, डायग्राम नहीं बना पाते हम। अब डायग्राम बनाएंगे कैसे, हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो, डायग्राम बनाने के लिए मेरी स्टडी क्या रहती है, कॉमन सेंस, ठीक है। जस्ट रीड द क्वेश्चन, ठीक है, एंड यू थिंक व्हाट कैन बी द डायग्राम, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही होती है, भाई कोई बैठा हुआ है सड़क के नीचे जा रहा है, ठीक है, नेकलेस है उसमें कुछ पहन के रखा हुआ है। तो यूज योर कॉमन सेंस की डायग्राम क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाता है, एग्जैक्ट नहीं लग पाता। तो एग्जैक्ट तुम बनाने का ट्राई मत करो क्वेश्चन पढ़ के, एग्जैक्ट बनाओ रफली अपने कॉमन सेंस से डायग्राम, कि ये एक यार दो रॉड हैं कनेक्टेड हैं, तुमने किस तरह की रॉड कनेक्टेड देख रखी है, यहाँ तक ऐसे देख रखी है। तो ऐसे जस्ट ड्रॉ द रैंडम डायग्राम जो तुम्हें लगता है हो सकता है। नाउ क्रॉस चेक दिस डायग्राम,
क्रॉस चेक किससे करोगे? जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है कि क्या जो मैंने डायग्राम बनाया है वेदर दिस डायग्राम सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन और नॉट। तो ऐसे कॉमन सेंस को यूज करके डायग्राम बनाओ और फिर इसको वेरीफाई करो। उल्टा चलने में बहुत दिक्कत आता है, लैंग्वेज इज वेरी वेग। ठीक है, डायग्राम बन गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, और मेनली यही है। बाकी थर्ड क्या है? हाँ वो तो प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत करेंगे। दूसरा क्या है कि कई बार बाउंड्री इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड कि एक टॉपिक में ही किस हद तक पढ़ना है हमें। क्योंकि इफ एग्जामिनर वांट्स, इनफैक्ट दिस इज ट्रू नॉट जस्ट फॉर स्टैटिक्स, पूरे मैथ्स में या इन जनरल दिस इज ट्रू फॉर साइंस ऑप्शनल, कि अगर एग्जामिनर चाहे तो भाई कितना भी टफ क्वेश्चन वो दे सकता है और हमसे नहीं हो। इंजीनियरिंग वगैरह में किसी में भी दे कैन ऑलवेज गिव अ प्रॉब्लम व्हिच इज अनसॉल्वेबल इन एग्जाम लाइक कंडीशंस। ठीक है, बट उसके लिए जो अपनी जनरल स्ट्रेटजी क्या होती है, हमें करना भी नहीं होता, पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि अपने को फ्रॉम हेयर टू हेयर वी हैव टू स्टडी, इसके बीच में क्वेश्चन फंसेगा तो मैं मार दूंगा, खत्म। तो ये बाउंड्री डिसाइड कर ली है, एंड द सेम थिंग विल बी ट्रू इन स्टैटिक्स आल्सो, कि मैंने प्रॉब्लम निकाल के पूरा दे दिया है क्वेश्चन सीरीज से, जो जो हो सकता है वही लगाएंगे, प्लस PYQs एंड जॉब इज डन। बस कॉन्फिडेंस बनाना उसके बाद कि हम कर लेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, तो इनकेस वी फाइंड एनी न्यू प्रॉब्लम इन एग्जाम तो वो हो जाएगा हैंडल। ठीक है, चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करें क्या, अंताक्षरी? चलो नोट्स निकाल लो फटाक से। देखते हैं क्या है पहली बात। इंट्रोडक्शन स्टैटिक्स क्या है? डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फोर्सेस। कुछ फोर्सेस तो लग रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील किसके अंदर करेंगे? स्टैटिक्स के अंदर। एंड व्हेन दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग तो अपना चैप्टर बन जाएगा डायनेमिक्स। ठीक है, तो जब तक चीजें रुकी हुई हैं तब तक स्टैटिक है मामला। चलो, व्हाट इज पार्टिकल? पॉइंट टाइप का चीज, पॉइंट मास टाइप का, ठीक है, जिसकी कोई भी फिजिकल डायमेंशन नहीं है। ठीक है, पॉइंट छोटा सा, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट जैसा कुछ नहीं है, जस्ट अ पॉइंट, राइट? एंड कलेक्शन ऑफ मैनी सच पॉइंट्स, क्या बोलेंगे उसको? रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी मतलब ऐसा कुछ फिक्स्ड बॉडी टाइप का है, उसका वॉल्यूम है, कुछ शेप एंड साइज है, ठीक है, उसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। एंड वी विल स्टडी फिजिक्स ऑफ दिस रिजिड बॉडी इन पेपर 2। ठीक है, जब वो हैमिल्टन वगैरह वो सब देखेंगे, इसमें भी कुछ कुछ देखेंगे, बट मेनली जो कृष्णा सीस की बुक रिजिड डायनेमिक्स में भी आती है, वी विल यूज दैट बुक इन पेपर 2। अभी के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा मामला। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इक्विलिब्रियम। नाउ टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? बैलेंस, सही है। नेट फोर्स इक्वल टू 0। थोड़ा और करेक्ट करो अपने आप को, आगे आएगा वैसे, बट थिंक। लाइन देखो मैंने क्या लिखी है, बॉडी इज एट रेस्ट। तो अपने केस में बेसिकली फिल्म का यही मतलब है कि बॉडी इज एट रेस्ट। तो थोड़ी देर बाद आएगा, बट यहीं पे देख लेते हैं। व्हेन द बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे कैसे हो सकता है? यस, यस, वेरी गुड। देयर इज नो लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब बताओ फिर कंडीशन क्या होनी चाहिए टू इंश्योर दिस, कि देयर इज नो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन? Yes, so equilibrium implies two things. Net force is zero and net torque is also zero. ठीक है, तो जब भी इक्विलिब्रियम का मतलब, whenever you see equilibrium, इसका मतलब net force is zero and net torque is also zero. Very often we ignore this second condition, net torque is zero. है?
टॉर्क थोड़ी देर में आएगा, रुको। द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट समथिंग, वो उसको टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वाला थोड़ी देर में देखेंगे। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यस, जस्ट एकदम डिस्टर्ब होना ही वाला है उसके इक्विलिब्रियम। इसको गुस्सा दिलाओ ना, बस वो एकदम फूटने वाला हो, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या है वो। तो ऐसे ही बॉडी, जो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब दैट इज जस्ट अबाउट टू मूव, उस कंडीशन को बोलेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। टेंशन, टेंशन तनाव। अपने केस में there is a body and we have tied this body through a string, ये अपनी स्ट्रिंग है, ठीक है, और इधर पे अमित को बांध दिया है और खींचवा रहे हैं। बांध दिया है और खिंचवा रहे हैं, तो रस्सी में क्या आएगा, टेंशन, ठीक है। टेंशन आ गया भाई, रिप्रेजेंटेड बाय टी, ठीक है, टी फॉर टेंशन। थ्रस्ट, थ्रस्ट पुश, अच्छा बताओ। हाँ हाँ हाँ, सारे फोर्स ही है। इफ इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग आई टेक अ रॉड, ठीक है, रॉड के पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, यू कैन पुल समथिंग by using a rod and you can also push something by using the rod, ठीक है। तो इसमें जब खींचोगे, when you will try to pull something by tying it with some body, तो उसमें टेंशन ही आएगा एज यूजुअल, टेंशन मतलब खींचने पे। बट when you push something, तब क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, ठीक है। तो रॉड के केस में यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस थ्रस्ट और वी मे हैव टू यूज थ्रस्ट ऑल्सो, ठीक है। स्ट्रिंग के केस में केवल पुल, लेकिन रॉड के केस में दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है। रॉड पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है, ठीक है। तो थ्रस्ट याद रखना है, रॉड वाले केस में यूज होता है। पेज पलटो, ये बस छोटे छोटे टर्म्स हैं, एप्लीकेशन या क्वेश्चन देखेंगे तब थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। नाउ कम्स नॉर्मल रिएक्शन। क्या याद है आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन से? नॉर्मल रिएक्शन क्या था? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन कब आता है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस रिएक्शन, या व्हेन this reaction appears in the diagram or in the picture, when two bodies are in contact, just in contact, or when they are pushing, or I mean they are exerting some force over each other, then only we experience reaction, ठीक है। अगर जस्ट ऐसे टच करके बैठे हुए हैं तो कोई रिएक्शन नहीं, पता ही नहीं चलेगा कौन टच आके बैठ गया, तो रिएक्शन कहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। जैसे कि जब कोई चीज रखी होती है ऑन द सरफेस, ठीक है, तब रिएक्शन क्यों आता है, बिकॉज द बॉडी इज पुशिंग द पॉइंट ऑफ, आई मीन द सरफेस डाउनवर्ड, तो उसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट, इस रिएक्शन, इस फोर्स की वजह से कुछ रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन इज ऑलवेज जनरेटेड व्हेन टू बॉडीज आर कॉन्टैक्ट एंड ट्राइंग टू पुश ईच अदर, तभी रिएक्शन आता है, ठीक है। अब इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन क्यों, या नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड, यस, रिएक्शन जो भी आता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन देखो, दो बॉडीज आई पास में एक दूसरे के, ठीक है, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब दिस नॉर्मल रिएक्शन along with some friction force, along with some friction force is called reaction। एक अपना नॉर्मल रिएक्शन आ गया एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो जब ये दोनों फोर्स मिलके एक नेट फोर्स बन रहा होगा,
दैट फोर्स इज कॉल्ड सिंपली रिएक्शन। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम शायद बनाया नहीं है, ऐसे देख लो, बना लो चाहे तो। लेट्स से दिस इज वन बॉडी एंड दिस इज सेकंड बॉडी। ठीक है, these two bodies are in contact and somehow they are pushing each other, मतलब है इंटरेक्शन है दोनों के बीच में। पुशिंग का मतलब सम इंटरेक्शन। अगर साथ बैठ के चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है, तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं, कभी किसी जगह नहीं होता है। ठीक है, तो एक फोर्स होगा इधर पे, लेट्स से दिस इज टेंजेंट, यहाँ पे इस फोर्स को क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। एंड इफ आई एज्यूम ये जो इनके बीच में जो कांटेक्ट है, इट हैज सम फ्रिक्शन, तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, है ना। डायरेक्शन बारे में चिंता मत करो, इधर या उधर कहीं 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 ना कहीं होगा। लेट्स से एफ आर आएगा, तो दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड एफ आर, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस इज कॉल्ड रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा नॉर्मली होता है, और वो नॉर्मल रिएक्शन किसी और फोर्स के साथ मिलके, स्पेशली फ्रिक्शन फोर्स के साथ मिलके जो फोर्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। ठीक है, अभी घबराना नहीं कि सब कैसे क्या होगा, जस्ट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टर्म्स। एप्लीकेशन जब आएगा तो ही फटाफट होगा। अब देखो, डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन। देखो, दीज 4 डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तुमको आसानी से लग सकता है कि दीज आर वेरी इजी, बट देखते जाओ एक बारी। फर्स्ट केस, रिएक्शन ऑफ अ प्लेन। दिस इज अ प्लेन, बढ़िया, ठीक है, एंड दिस इज एनी रॉड। ठीक है, तो रॉड इज इन कांटेक्ट विद प्लेन, तो वही कांटेक्ट है तो रिएक्शन है। क्यों है, मैं सही बात बोल रहे हैं, सच्चाई है इस बात में। इधर जिधर पहुंचाना चाह रहे हैं वहीं पहुंचो, कहीं और नहीं। ठीक है, तो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इधर अपवर्ड रहेगा, इधर इधर, ठीक है ना। तो ये प्लेन सरफेस, इन फैक्ट whenever two bodies are in contact, then the direction of normal reaction, ये किसके नॉर्मल होगा, the surface which is planar, जो उन दो बॉडीज में प्लेनर है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा योर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस वन बॉडी इज रॉड एंड द सेकंड बॉडी इज दिस सरफेस, तो सरफेस इज प्लेनर। देखो, नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के नॉर्मल है, रॉड के नॉर्मल नहीं है, इस सरफेस के नॉर्मल है। ठीक है, ये फंडा दिमाग में बैठा लो। इट लुक्स सिंपल अभी, लेकिन तुम कंफ्यूज हो गए अगले दो केस में। इस फंडे को गांठ मार लो कि जो प्लेनर सरफेस है उसके नॉर्मल पे you will have normal reaction. Yes. Second case, reaction of a peg. इस पेग और इस पेग में क्या अंतर है? इस वाले पेग और दारू वाले पेग में इज देयर एनी डिफरेंस? बताओ भाई मुकेश, खड़गपुर में सुने बहुत चलता है, बड़ा हाई क्वालिटी माल मिलता है। गुड, रिएक्शन ऑफ अ पेग, ठीक है, एंड दिस इज योर रॉड। नाउ टेल मी, these two are in contact, our peg and rod. Now tell me the direction of normal reaction. Yes, rod के perpendicular. Very good. ठीक है, यहां से तुम इसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे, डायरेक्शन को देना। ठीक है, नेक्स्ट केस, स्फेरिकल सरफेस। प्लेन सरफेस, प्लेन जो भी प्लेन है ऑब्जेक्ट उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर।
तो यहाँ पे अपनी रॉड प्लेन थी, उसके परपेंडिकुलर। अगला रिएक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो दिस इज वन डायग्राम, ठीक है, और दिस इज सेकेंड डायग्राम। इस केस में ये आपकी दिस इज योर रॉड। नाउ टेल मी, यहाँ पे पूरा कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट है तो नॉर्मल एक्शन है, राइट? कांटेक्ट है तो नॉर्मल एक्शन है। व्हाट विद डायरेक्शन? दिस। खत्म, ठीक है। इस पे आओ, वी हैव अ रॉड। ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत ये भी सीखते रहना चाहिए। मजा आ रहा है? लेट्स से दिस इज आवर सेंटर, ठीक है, एंड दिस इज आवर रॉड, ठीक। तो our rod is at contact here and here, at, at this point and this, ठीक है, at 2 points. So we will have normal reaction at this point and also here. Now tell me the direction of normal reaction at these points. Point number A and point number B. ठीक है, B पे you don't have any doubt. B पे you don't have any doubt, right? ठीक है, perfect. Tell me about A. Upward. ठीक है, एक्चुअली ना डायग्राम थोड़ा मैंने गड़बड़ बनाया है, तो तुम लोगों को टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, now tell me the normal action in this diagram. No doubt at B, right? 90 degree, perfect, right? Now tell me the direction of normal action at this point. फिर tangent खींच के perpendicular, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो tangent उस curvature पे खींच रहा है। Yes, we will draw a tangent. वहां पे कॉर्नर है उसका। हाँ हाँ, ये हॉलो स्फीयर है, देयर इज स्पेस इनसाइड। ऐसा नहीं किया है कि तुमने व्यवस्थित घुसा दिया है सॉलिड स्फीयर के अंदर। ये देखो, डाउट आने लगा, देखो यही करिश्मा है स्टैटिक्स का, डायग्राम समझ में नहीं आता, तुम्हें अपने कॉमन सेंस से देखना है। क्यों? सुबह सुबह खीर खाते हो, कई बार सुबह या शाम को जिस जैसे खाता हो, तो कटोरे के अंदर ही तो चम्मच होता है, कॉमन सेंस शुरू हो चुका है, ठीक है अग्रसेन? कई बार इतना नहीं क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा तुमको, मैंने बताया ना, अपने मन से सोचो कि व्हाट कैन बी द डायग्राम, फिर उसको जस्टिफाई करो। अब कहा कि भाई यस वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट और उस पे वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। तो इज इट करेक्ट? हाँ, so whether this line will pass through O or not, or we don't know.
100% ओ से पार करेंगे। यस, 100%। ये तुम लोगों का पहला लर्निंग है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस, ठीक है। तुम्हें ये सब ज्योमेट्री लगाना है। ये दिस विल बी द परफेक्ट डायग्राम। यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, एंड इफ this line is perpendicular to tangent, then this will definitely pass through center, ठीक है। ये यहां से जाएगा ऑलवेज। ये चीज का ध्यान देना, क्योंकि अगर if you're not able to draw the proper diagram, तो बाकी डायमेंशंस भी गड़बड़ा जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दे ली। एनी प्रॉब्लम डिसाइडिंग द नॉर्मल एक्शन? बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस, रिएक्शन एट हिंज। ये now now tell me whether you can decide the direction of normal reaction in this case or not. Whenever two corners are in contact, then we cannot decide the direction, ठीक है। and when you cannot decide the direction, then what? yes, तब हमेशा हम लोग जनरल अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से हॉरिजॉन्टल में ये है, वर्टिकल में ये है, ठीक है। कोई भी जनरल अज्यूम कर लो कि इधर इधर ऐसे करके, ठीक है। कोई भी नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा। हाँ, नॉर्मल कुछ नहीं है, अब इसमें नॉर्मल है ही नहीं। इसमें देखो, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल, अल्टीमेटली नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो अ फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो अ फोर्स, ठीक है। जैसे कि mg रखा हुआ था किसी टेबल पे, ठीक है। अब if you draw the free body diagram of this mg, or if you want to show the all the forces on mg, तो अपन क्या करते हैं? mg नीचे आया, बट नीचे आ तो रहा नहीं है, समथिंग इज होल्डिंग इट अप। तो वो फोर्स क्या है? अपना यही नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही मान लो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इन दिस केस, ठीक है। कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम रिएक्शन, ठीक। अब यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रॉड। इफ यू हैव, लेट्स से मास ऑफ दिस रॉड इज mg। मैं बता रहा हूँ क्या इसका मतलब, क्यों क्या है, क्यों डाला है हमने इस तरह से जनरल। ये बेसिकली मोस्ट जनरल डायग्राम है, क्योंकि कोई भी फोर्स होगा दो में रिजॉल्व हो सकता है। तो हमने दो कंपोनेंट लिए, नॉर्मल एक्शन भी एक फोर्स था, एंड वी हैव डिकम्पोज्ड इनटू टू, एक अपना ये एक अपना ये। कोई भी चीज हो वो दो में ब्रेक हो सकती है नॉर्मल कंपोनेंट्स में। जैसे जनरल बना दिया, पता नहीं जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो नहीं होगा ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ mg, fbd, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रॉड। कैसे बनेगा? This is mg. This is the point of application of mg. It will act downward. This is hinge, ठीक है। अब now tell me how will you draw the forces at this point? है टेंशन होता रही तुमको? Only forces, रिजल्टेंट अभी सोचो ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या होगा। सिंपल, दिस रॉड इज नॉट कमिंग डाउनवर्ड, रॉड तो टिकी हुई ना हवा में। हाउ डू यू ड्रॉ द फोर्सेस? 100%, है ना। रॉड तुम्हारे नीचे गिर के तो आ नहीं रही है, उसको हिंज पकड़े हुए ना। रॉड को नहीं पता वो हिंज है, रॉड विल फील लाइक समथिंग इज होल्डिंग मी अप, बस उसको फोर्स ही दिखता है, उसको हिंज नहीं पता है।
तो अगर रॉड नहीं नीचे नीचे गिर के आ रहा है, इट मींस देयर इज सम फोर्स अपवर्ड, ठीक है ना। साथ ही साथ वो इधर उधर भी कहीं नहीं मूव कर रहा है ये वाला एंड, तो कोई ना कोई फोर्स इधर भी, ठीक है। अब लेट्स से दिस फोर्स इज y एंड दिस फोर्स इज x, ठीक। नाउ ड्रा द सेम फोर्सेस ऑन दिस हिंज। कैसे होंगे? जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है। अगर इस रॉड को y ने पकड़ रखा है तो इसका मतलब इस हिंज को भी नीचे किसी ने y से खींच रखा होगा। गॉट द आइडिया? अगर इस रॉड को कोई इधर खींच रहा है, इसका मतलब हिंज को कोई इधर पुश कर रहा होगा। तो या तो ऐसे सोच के बनाओ या सिंपली रिवर्स द डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अपोजिट होती है इन नेचर, म्यूचुअल फोर्सेस। तुम देखो ना, जब यू मस्ट हैव वॉच्ड महाभारत बाय B.R. चोपड़ा, when Bhim and Duryodhan used to fight or any two warriors used to fight, तो दोनों ऐसे हाथ से एकदम पूरा यूं यूं, कोई वो आगे जाता था ना पीछे आता था, प्रॉपर बैलेंस, ठीक है। प्रॉपर दो योद्धा पूरा लड़ते थे, ना हाथ उसका पीछे जाएगा ना उसका पीछे जाएगा, वैसे ही प्रॉपर बैलेंस, एक्स उधर तो एक्स उधर, वाई ऊपर तो वाई डाउनवर्ड, ठीक है। तो मर्जी है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मर्जी नहीं है तो फिर रैंडमली डायग्राम डिसाइड कर दो। जस्ट मेक श्योर कि यू टेक द रिवर्स डायरेक्शन इन अदर पार्ट, ठीक है। अगर वाई नीचे ऊपर नहीं आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो मैथमेटिकली सब हैंडल हो जाएगा, बट तुम्हें थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच के चलना है, ठीक है। साइंस वगैरह थोड़ा दिखना चाहिए कि तुम थोड़ा सा विजुलाइज कर रहे हो, वरना व्हेन यू राइट द इक्वेशंस तो साइन विल, अगर तुमने गलत डायरेक्शन अज्यूम करी होंगी तो तुम्हारा फोर्स विल कम विद अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन का इंडिकेशन केवल इतना होता है कि वट एवर डायरेक्शन यू एज्यूम्ड उसका उल्टा होगा एक्चुअल में, ठीक है। चलो, तो रिएक्शंस, हाँ हाँ, एक साथ कैसे बनता है? जरूरत पड़ सकती है बिल्कुल, अगर वो बोले कि हिंज पे कितना फोर्स लग रहा है तब। बॉडी का मतलब भी है। हाँ, नहीं, इट डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कई बार आपके लिए पूरा बॉडी भी, आई मीन 2-3 बॉडीज मिलके भी कुछ हमें बताना हो तो वो भी संभव है, ठीक है। उस केस में पूरा एक बाउंड्री बताते हैं और सिर्फ उस बाउंड्री के बाहर खड़े होकर वी विल सी कि व्हाट इज द फोर्स डाउनवर्ड, व्हाट इज द फोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये सब करके तो वो भी करते हैं। बट क्वेश्चन अगर यही पूछ दे कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग एट दिस पॉइंट, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, कैसे निकालोगे? यू हैव टू ड्रॉ 3 डायग्राम्स ऑफ दिस एंड दिस सेपरेटली। अब इसी क्वेश्चन में नाउ टेल मी, this is x and this is y, what will be your normal reaction? आंसर क्या आएगा? what is the reaction? what is the reaction acting at the hinge? yes, yes, resultant the square root of x square plus y square, simple, ठीक है। keep things simple, ठीक। चलो बढ़िया, अच्छी बात। अब अगला कौन सा है छुटकू टॉपिक? रिजल्टेंट फोर्स। क्या लिखा हुआ है? a number of forces F1 F2 dash 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 Fn act on a particle, particle मतलब पॉइंट, पॉइंट, ठीक है। इन सब फोर्सेस को F1 से लेके Fn तक, a single force are having the same effect as of F1 F2 Fn, इस R को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो किसी एक पार्टिकल पे, और बेटर टू से at some point if a number of forces are acting, then what will be the resultant? That force which will have the same effect of these many forces,
बस उसको क्या बोल देंगे, रिजल्टेंट फोर्स। फालतू की बकर है, आगे बढ़ो। ठीक है, नोट पढ़ो। इफ द फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम act at different points of a body, there may not exist a single resultant force. क्या मतलब है? फर्स्ट लाइन में there was a important keyword, a particle, right? तो उस केस में हमने कहा कि there exists a single force R, ठीक है। सेकेंड नोट में मैं लिखा हुआ है कि if the forces of a system act at different points of a body, there may not exist a single resultant force. क्या और हो सकता है उसमें? थिंक। तो एक पार्टिकल को कंसीडर कर, उसका जीरो है, बॉडी का है समेशन डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट ऑफ वाई। हाँ, मतलब तुम लोग थोड़ा सा समझ रहे हो, लेकिन मैं और क्लियर करता हूँ। इट मीन्स दैट पहली वाली लाइन का मतलब था, द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट कि इफ देयर आर n फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, वी विल हैव अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है। सेकंड केस या जो नोट में मैंने बात लिखी है, इसका मतलब ये है कि व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, देन you may not just have a single resultant force, क्योंकि उसके अलावा भी कुछ होगा। ऐसे सोचो ना कि सिंगल फोर्स केवल लीनियर मोशन देता है, तो जब एक पॉइंट पे व्हेन द फोर्सेस वर एक्टिंग एट अ पॉइंट, तो खाली मूव ही करता था, तो एक रिजल्टेंट का फोर्स का होना काफी था। लेकिन इस केस में व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, तो उसमें रोटेशन भी हो सकता है। इसका मतलब है एक फोर्स प्लस एक कपल भी हो सकता है, या मोमेंट भी हो सकता है जो उसको रोटेट भी कराने की क्षमता रखता हो, ठीक है। तो कंप्रिहेंसिवली कवर करने के लिए जो स्टेटमेंट को क्या होना चाहिए था कि वी विल हैव नॉट जस्ट अ फोर्स बट ऑल्सो अ कपल या मोमेंट। पूरी बात क्लियर हो गई अब? ठीक है, क्योंकि पॉइंट के केस में दिस वाज नॉट दिस वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पे ही हैं, रोटेशन की बात ही नहीं बनती। बट अगर बॉडी है कोई, है ना, तो ये भाई आगे भाग भी सकती है एंड इट में रोटेट ऑल्सो। तो रिजल्टेंट जो भी आएगा हमारे पास, उसका भी सेम ही इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर लीनियर मोशन के लिए वी शुड हैव अ फोर्स, यस, रिजल्टेंट फोर्स, एंड फॉर दिस रोटेशन वी शुड हैव अ कपल। कपल क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे, जो समझ रहे हो वही है कुछ कुछ, ठीक है। तो जब बॉडी की बात आती है तो फिर कपल भी आ सकता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज नेक्स्ट? ये सब बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है। पूरा स्टैटिक्स ही बेसिक्स में निकल जाएगा, मैं इसमें सही बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस आता है सबको ये? पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, टू फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का तरीका याद है कि नहीं? लेट्स से देयर आर टू फोर्सेस, ये, तो हाउ वी डिसाइड द रिजल्टेंट? फॉर्मूला तो है ही है, we do have a formula, yes, just complete the parallelogram and this will give you the resultant, ठीक है। देख लो, लेट्स से दिस इज P force and this is Q force, तो resultant is what? P plus Q, ठीक है। अब अगर the angle between these two forces is alpha, तो how we decide the magnitude? याद होगा सबको, R क्या होता है? R square equal to P square plus Q square plus 2PQ cos of alpha, राइट। प्रूफ आएगा तो नहीं, बट अगर करना चाहो कर लो। इसी का डॉट ले लो जो मैंने नीचे लिख रखा है ना, क्या आएगा? ये कितना होगा? आर स्क्वायर, ये
p square plus q square plus yes 2 times p dot q कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, राइट? तो ये अपना क्या हो गया, p square 2 मैग्नीट्यूड and cos of alpha, angle between them, right? So this is the formula for magnitude, but a force is a vector quantity, so we have magnitude plus direction. तो दो forces हैं, उनका डायरेक्शन नहीं पता था और मैग्नीट्यूड भी पता था, तो अपने रिजल्टेंट जो आया क्या हुआ? Why are you laughing? क्या हुआ बता दो, हम भी थोड़ा हंस लें, जिंदगी में गम बहुत है। इसके डायरेक्शन ही बताना है, तो डायरेक्शन के लिए वी नीड अ रेफरेंस, तो पी से ही रेफरेंस की मतलब जो अपना रिजल्टेंट है तो पी से कितने एंगल पे है, ठीक है? तो उसका एक्सप्रेशन हाउ डू वी राइट, tan थीटा इक्वल टू क्या, q sin थीटा अपॉन p प्लस, अल्फा ओके, हाँ हाँ, अल्फा अल्फा, ठीक है क्या, यस यस यस। और ये कैसे निकलना हुआ? नहीं थीटा तो है ही नहीं ना, थीटा तो हमें निकालना ही है। हाँ हाँ, और ये निकालना कैसे है, क्या हुआ? टपाई चल रही है, छाप लो कोई दिक्कत नहीं, आराम से छापो। थीटा तो हमें निकालना है, अल्फा क्या क्या क्या, नहीं तो ही दिखा देता हूँ कैसे, कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ चीजें याद आ रही ना पुरानी, अभी क्वेश्चन भी तुम ऐसे ही करने लगोगे। हाँ है? पूरा है, वही है, मैं बता तो रहा हूँ, पूरा फ्लूइड हाई लेवल, ठीक है? तो इसका प्रूफ देखना है तो कुछ नहीं, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज अल्फा, राइट? तो क्या करोगे, रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, ठीक है? तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Q का, थोड़ा बहुत तो बेसिक्स याद है कि नहीं? यस, इधर क्या आएगा, Q cos अल्फा। अब इफ दिस इज Q cos अल्फा, तो इसका जस्ट परपेंडिकुलर में दूसरा कंपो विल बी ऑटोमेटिकली Q sin अल्फा, राइट? तो अपना इस डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस कितना हुआ, P प्लस Q cos alpha, right? And this is in this direction, right? Total force is P plus Q cos alpha, right? This is the total force in x direction. What is the total force in y direction? Only Q sin alpha, right? तो मुझे बताओ इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट एंगल क्या होगा? ऊपर देखो, ऊपर कितना है, ऊपर कितना है, Q sin alpha, Q cos alpha, ठीक है, राइट? बढ़िया, चलो यहाँ तक ठीक है सब? ठीक, अब थोड़ा थोड़ा नई चीजें आने वाले। फर्स्ट इज लैम्डा म्यू थ्योरम, लैम्डा म्यू थ्योरम। आराम से जस्ट रीड द स्टेटमेंट। The resultant of two forces acting at a point O
in direction OA and OB and represented in magnitude by lambda times OA and mu times OB is represented by lambda plus mu OC, where C is a point in AB such that lambda CA equal to mu CB. Are you able to comprehend anything? कुछ भी पढ़ने पड़ा क्या तुमको? नहीं पढ़ा क्या? ठीक है। क्या तुमको बहुत ठंडा लगता है? तो हमको गर्मी लगता है। तुम कंबल लेके आया करो। क्यों नहीं आ सकती हो? बैग खाली तो रहता है, लिपस्टिक के अलावा कुछ होता है उसमें? हाँ, कंबल रखो, काम की चीज। चलो, तो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है? अब देखो क्या बोला इसने। The resultant of two forces acting at a point O in the direction OA, एक की जो फोर्स है उसका डायरेक्शन इधर है, ठीक। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ वो अभी देखो इधर पे, ठीक है सब लोग। The theorem says the resultant of two forces acting at a point O in direction OA and OB, डायरेक्शन क्या होगी दो फोर्सेस की, ये और एक ये, डायरेक्शन पता लगी केवल, ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड बाय, जो फोर्स है जिनका डायरेक्शन सिर्फ बताया है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज लैम्डा टाइम्स OA एंड म्यू टाइम्स OB, ठीक है। तो जो फोर्स which is in this direction, its magnitude is lambda times of OA, and the force which is in this direction, its magnitude is mu times OB, right? Now next line, वो रिजल्टेंट जो था, द रिजल्टेंट जो ये सब की वक्र की वजह से आ रहा था, इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा प्लस म्यू OC, लैम्डा प्लस म्यू OC, ये ट्राइंगल था, C नहीं पता है हमको, ठीक है। OA बता दिया था इस डायरेक्शन में, O भी पता था, दोनों को डायरेक्ट मैच कर दिया, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहीं यहां से जा रहा होगा, इट कैन गो फ्रॉम एनीवेयर, बट द थ्योरम सेज the resultant is represented by lambda plus mu OC, OC भी कोई लाइन होगी, पता नहीं वो C कहां पे, but magnitude is lambda plus mu OC, where C is a point in AB such that lambda times CA equal to mu times CB, ठीक है। क्या मान लो दिस इज दैट पॉइंट, इसको मतलब मान लो दिस इज दैट पॉइंट C, ठीक है। ये C ऐसा पॉइंट होगा such that lambda times CA should be equal to mu times EB, ठीक है। अब फील आई थोड़ी सी, वो बिना प्रूफ के नहीं समझ में आएगा, बस मैं बताना चाह रहा हूं कि तुम्हें थ्योरम समझ में आया कि नहीं, कि एक फोर्स था whose डायरेक्शन वाज OA, एक दूसरा फोर्स था जिसका डायरेक्शन था OB, ठीक है। इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड वाज लैम्डा टाइम्स OA एंड इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड था म्यू टाइम्स OB। अब जो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू होगी कितनी, इतनी। लैम्डा पता है, म्यू पता है, सी नहीं पता, बट सी पता कैसे लगेगा, बाय दिस रिलेशन। सी ऐसा पॉइंट होगा विच विल डिवाइड दिस इनटू दिस इन लैम्डा इज टू म्यू में, ठीक है। सी ए बाई, इसको अगर देखें तो क्या है, ए सी बाई पी बी इक्वल टू म्यू बाई लैम्डा, ए सी बाई सी बी इक्वल टू म्यू बाई लैम्डा, ठीक है।
चलो अब इसका प्रूफ देखना है, प्रूफ देखना है, चलो देख लो, लिखो अगले पेज में लिखा हो, लिख रखा है, ठीक है। देखो हमने स्टार्ट ही वहीं से किया है, एज्यूमिंग कि वो ये रेशियो करेक्ट है, वो सी पॉइंट को ऐसा एज्यूम किया है विच होल्ड्स दिस रिलेशन, ठीक है। तो वी हैव दिस lambda CA lambda CA is equal to lambda CA equal to mu CB, ये गिवन है। अब इसको क्या करो, वेक्टर फॉर्म में लिखो। वेक्टर फॉर्म में क्या करना होगा, डायरेक्शन सेम करना होगा, तो CA mu times of BC। Are you able to understand this equation? C to A, B to C। C का डायरेक्शन कैसा है, इस वेक्टर का क्या मतलब है, फ्रॉम C to A, ठीक है। तो C to A, ठीक है। म्यू BC, म्यू तो स्केलर है, B to C, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। मैग्नीट्यूड बराबर था ही, हमने अपने मन से वेक्टर क्रिएट कर लिया अपने मन से। अब देखो कंसीडर ट्राइंगल OAC, ये छुटका वाला OAC, इक्वेशन देखो, OA इक्वल टू OA इक्वल टू OC प्लस CA। OA ट्राइंगल का रूल लिख रहे हैं, ठीक है, OA इक्वल टू OC प्लस CA, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो वी कैन राइट OA इक्वल टू, बीच में ब्रेक कर दो, C से OC प्लस CA, ठीक है। मल्टीप्लाई करो लेमडा से, लेमडा OA इज इक्वल टू लेमडा OC प्लस लेमडा CA। नाउ टेक द सेकंड ट्राइंगल, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर द सेकंड ट्राइंगल, OA था, इसमें OB लो, take this side, in this you can write OB equal to OC plus CB। देखो इसका प्रूफ याद नहीं करना, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बस मैं संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ। इसके एप्लीकेशंस जरूरी है जो हम सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी तुम लोग क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, तो घबराना नहीं। OB इक्वल टू OC प्लस CB, राइट। अपने को OB के में क्या चाहिए था, लेमडा तो आ ही चुका है, एक म्यू ले आते हैं ना, तो म्यू से मल्टीप्लाई करो, म्यू OB इक्वल टू म्यू OC प्लस म्यू CB, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ ऐड दीज टू इक्वेशंस, क्या आएगा, लेमडा OA प्लस म्यू OB, लेमडा OA एंड प्लस म्यू OB, ऐड करके देख ही लो, दिख रहा है ना, लेमडा OA प्लस म्यू OB इज इक्वल टू लेमडा OC म्यू OC प्लस लेमडा CA प्लस म्यू CB, right? What is this? Lambda OA plus mu OB. What is this and what is this? बताओ, what is this? Let's say जो force था, this is F1. Let's say this force is F2. Can I say this is F1, पहला वाला force? F1 vector. F1 vector. What is this? F2 vector, right? Basically, this is total force अपना resultant force, ठीक है, resultant force पूरा, lambda OC plus mu OC
plus lambda CA plus mu CB. It's time to use this equation. Lambda CA equal to mu BC, और वहां क्या है CB, 0 हो जाएगा क्या? लैम्डा CA की जगह यू कैन राइट म्यू BC, ठीक है? BC प्लस CB बार 0 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट वेक्टर, ठीक है? तो ये 0, राइट? तो हमें क्या मिली इक्वेशन? हमें मिली लैम्डा OA प्लस म्यू OB इक्वल टू OC प्लस लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है? क्या आ गया ये? आगे जो प्रूफ करना था, पढ़ो क्या प्रूफ करना था? इसका मतलब वही हो गया ना, जो सी पॉइंट है वो रिजल्टेंट, जो प्रूफ करना था वही तो आ गया ना। हमें यही तो प्रूफ करना है कि रिजल्टेंट जो है वो लैम्डा प्लस म्यू ओसी के बराबर है। और ये कब आया है? जब हमने वो वाला सी यूज किया था जो उस लाइन को लैम्डा इस टू में डिवाइड कर रहा था, लैम्डा एसी इक्वल टू म्यू बीसी वाले केस में, ठीक है? प्रूफ हो गया, तो याद कर लो, जरूरत तो पता नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी। चलो, दिस इज लैम्डा म्यू थ्योरम। अगला देख लो, ये भी कभी काम नहीं आया, आज तक कभी काम नहीं आया, देख लो बस फटाफट। Component of a force in given two direction. Normally what do we use? Very often we resolve a force into perpendicular directions, है ना? Q cos theta, Q sin theta, right? ये क्या है? कोई random directions में we have to resolve alpha and beta. तो क्या है? कोई अपना एक फोर्स है, कोई अपना फोर्स है R, और उसको अल्फा और बीटा में रिजॉल्व करना है, ठीक है? तो फॉर्मूला देखो यार, और देख के आगे बढ़ो, आज तक कभी काम नहीं आया। सिंपल P will be given by R sin beta upon sin alpha plus beta, और Q R sin alpha upon sin alpha plus beta। चलो पेज पलटो, प्रूफ मैंने दिया है, मानो देख लेना। अब देखो, अब आता है इंपॉर्टेंट बात which will directly be used in solving questions। यहाँ से मेन अपना सिलेबस शुरू है, अब तक तो बस भूमिका बन रही थी, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। क्या है? फोर्स क्या है? कोप्लेनर होने चाहिए, नंबर 1, ठीक है? नंबर 2, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस मीन? यस, नेट फोर्स 0 है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी ऑल फोर्सेस शुड बी 0 एंड ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड आल्सो बी 0, ठीक है? जब दोनों कंडीशन ये होंगी तभी मानेंगे कि अपना जो पॉइंट है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। कमेंट ऑन टॉर्क, क्या कमेंट कर सकते हो? कैन दीज फोर्सेस प्रोड्यूस टॉर्क? है? नो, नो, टॉर्क नहीं होगा ना, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है? ऑल फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, और टॉर्क पैदा करने के लिए नेट फोर्स का 0 होना इज नॉट नेसेसरी, ठीक है? भीम और दुर्योधन दोनों लड़ते थे, बराबर फोर्स लगाते थे, बट हाथ रोटेट हो जाते थे, ठीक है? याद रखो, हाथ रोटेट हो जाते थे। यस, कंसीडर दिस एग्जांपल। यहाँ एक एफ लगाओ, यहाँ पे एफ लगाओ, नेट फोर्स इज 0 बट येट यू नो कि दिस रॉड विल रोटेट, ठीक है?
नाउ कम्स द ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. क्या है भाई? पढ़ो, इंटरेस्टिंग. If three forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the sides of triangle taken in order, they will be in equilibrium. क्या बोला? क्या बोला? What is the triangle law of force? इसने क्या बोला? पढ़ो एक एक करके. If three forces acting at a point, these three forces are acting at a point. ये और एक ये लो, एक ये एंड एक ये. ठीक है. This is P, this is Q, and this is R. If three forces acting at a point be represented in magnitude and direction, दोनों चीजें, magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order, by the sides of a triangle taken in order, they will be in equilibrium. अगर इन सारे फोर्सेस को अगर हम किसी ट्राइंगल की साइड्स में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, तो दीज थ्री फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. ये क्या हुआ? अच्छा, ये भी कुछ था ना यार. कहाँ से आया था? ओ, अब तुम लोग जाने के बाद करूंगा. ठीक है. ये क्या बोल रहे हैं कि कोई एक ट्राइंगल है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेंटेन करना है हमें. ठीक है. तो ये मैग्नीट्यूड है और यही डायरेक्शन है, तो ये ट्राइंगल की साइड होगी ए, अपना बी. दूसरा अपना ये साइड कौन सी है? ये. तो इसका तो यही हो जाएगा क्यू. ठीक है. और इसके बारे में कैसे बनेगा ट्राइंगल? हाँ, ये ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है. यस, है ना. तो क्या करेंगे भाई? इसको इसको पीछे शिफ्ट करें. ये डायरेक्शन वही रखनी है अपने को. ठीक है. और इसको भी मूव किया. ठीक है. ये अल्टीमेटली ये बनेगा. ठीक है. तो दिस इज पी, ये अपना क्या हो गया? क्यू, एंड दिस इज आर, एंड दिस विल बी सी. ठीक है. दिस, दिस एंड दिस. अब वापस से पढ़ो. इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर नहीं चेंज करना है, पी क्यू आर, दे विल बी इन इक्विलिब्रियम. अब प्रूफ करने का अगर मन हो तो देख लो, वरना आगे बढ़े. साइड से एक्चुअली लेकर स्टार्ट किया है कि दे हैव स्टार्टेड विद द ट्रायंगल. ठीक है. ये एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, और ये फोर्स पी है, ये क्यू है, ये एक आर है, और डायरेक्शन यही है. ठीक है. तो इफ दीज आर द फोर्सेस, तो वी हैव टू शो कि पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0. यही तो मतलब हुआ. इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ, वी आर एज्यूम ट्रायंगल है तो प्लेनर तो बाय डिफॉल्ट ट्रू हो गया, तो वी आर लेफ्ट ओनली विद द सेकंड कंडीशन. तो वो क्या शो करना है कि रिजल्टेंट इज 0. रिजल्टेंट 0 का मीनिंग p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0. तो विद दिस डायग्राम वी हैव टू प्रूव दिस. कैसे करेंगे जी? हाँ, ये देख लो, मैं नीचे लिखा हुआ है पैरेललोग्राम एबीसीडी एडीबीसी इक्वल टू क्यू. देख लेना, इसमें काम का नहीं है, आगे बढ़ता है. चलो, अब आती है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, मच मोर इम्पोर्टेंट बेसिकली, लामीज थ्योरम.
ये पढ़ा है हमने 12th में, लामीज पढ़ा है ना? हाँ, पढ़ो लामीज। क्या हुआ अमित, पढ़ा है? पढ़ लेंगे नहीं तो क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, पढ़ो क्या लिखा हुआ, व्हाट इज लामीज थ्योरम? If three forces, actually this theorem will be used extensively in our problems, ठीक है? तो इसका फील लेना जरूरी है। If three forces acting on a particle keep it in equilibrium, each is proportional to the sine of angle between the other two. क्या बोल रहा है ये कि भाई तीन फोर्सेस हैं एंड दे आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मान लो कि ये एक फोर्स कैसे बना है, ये P, दिस इज Q एंड दिस इज R, ठीक है? एंगल्स क्या लिए, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। So the Lami's theorem says कि if this is the situation and the forces and these three forces are keeping this point at equilibrium, इसका मतलब it implies that P by opposite वाला एंगल, ठीक है, opposite angle sin alpha equal to Q by, yes, opposite angle दूर वाला sin बीटा equal to R by, R का है ये उल्टा sin gamma. This is Lami's theorem. This is what? Lami's theorem. Proving is very easy. We'll start with what? If forces are at equilibrium. Forces are, point is at equilibrium, इसका मतलब net force is 0. Net force is 0 मतलब vector summation is 0. P plus Q plus R equal to 0. देखो नीचे P plus Q plus R equal to 0. तो अब नेक्स्ट काम क्या है, टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट विद R. R क्रॉस P plus Q plus R equal to 0. ये क्या हो गया, R क्रॉस P plus R क्रॉस Q, R क्रॉस R will be 0. अब क्या है भाई, यहाँ पे R क्रॉस P is equal to Q क्रॉस R, ठीक है? डायग्राम बना ले, this was P, this is Q, this is R, ये था अल्फा, ये था बीटा, ये था गामा, राइट? अब देखो R क्रॉस P इज इक्वल टू Q क्रॉस R, और अगर सिमेट्री से तुम जाओ तो R क्रॉस P इज इक्वल टू Q क्रॉस R, तो इक्वल टू क्या होगा, जो मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया है ना, R क्रॉस P इक्वल टू Q क्रॉस R, P क्रॉस Q इक्वल टू R क्रॉस P, मतलब P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस R इक्वल टू R क्रॉस P। कुछ नहीं, बस सिमेट्री को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है? हाँ, तीन फोर्सेस है अपने पास P Q R, तो वही P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस R इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है? ये रिलेशन ले आए। अब देखो इसके बाद एकदम आसान है, वी हैव जस्ट रिप्लेस दिस क्रॉस प्रोडक्ट विद इट्स मैग्नीट्यूड। P की जगह क्या लिखा, P मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, और P Q के बीच का एंगल साइन ऑफ गामा, ठीक है? क्या इक्वेशन हमारे पास आई, P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस R इक्वल टू R क्रॉस P। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड PQ एंड साइन ऑफ PQ के बीच का एंगल गामा, राइट? मैग्नीट्यूड एंड QR के बीच का एंगल विच इज
alpha. Similarly, R and P and the angle between R and P, sine of beta. ठीक है? Now what? Now what? We will simply divide by PQR. Yes, PQR, PQR, PQR. क्या बचेगा? We will be left with P by alpha equal to Q by sine beta equal to R by sine kappa. ठीक है? This is called what? Lami's theorem. ठीक है? अब बहुत ही थ्योरी, कुछ काम की चीज कर लेते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन दिया जाए. ट्राई क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, यस, ट्यूटोरियल क्वेश्चन नंबर 4. एक काम करो, थर्ड ट्राई करो. थर्ड ट्राई करो जरा. थर्ड पढ़ो, थर्ड. इसमें डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको. हाँ, थर्ड करो. थर्ड पढ़ो. क्या केस? केस नहीं बनाना है, लेंथ जो हो सकती है वही बनेगी, कॉमन सेंस से. हाँ, तो अब सोचो ना, कॉमन सेंस से कौन वाला होना चाहिए. बस हाँ, इसलिए बताया ना, कॉमन सेंस लगाना. थर्ड देखो, थर्ड. वो डायग्राम नहीं बन पा रहा है क्या? वेलकम टू स्टैटिक्स. आराम से पढ़ो, घबराने कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 3. A string of length L is fastened to 2 points A and B at the same level at a distance A apart. A ring of weight W can slide on the string, and a horizontal force F is applied to it such that the ring is in equilibrium vertically below B. Prove that force is this and tension in the string is this. ठीक है, चलो. कुल मिला के एक रस्सी है अपने पास, 2 जगह ठोक रखा है, और उस रस्सी में देयर इज अ रिंग. ठीक है, और फिर कुछ एक फोर्स भी पिक्चर में है. तो दिस इज A, this is B, and there is a string connecting these 2 points, और that string contains a ring. ठीक है, तो लेट्स से ऐसे कहीं स्ट्रिंग होगी. अब तुमने इसमें एक रिंग डाल दी, राइट? ऐसी रिंग डाली, बट रिंग हैज अ वेट. तो
if there was no external force, तो क्या होता? इस तरह का डायग्राम होता, राइट? रिंग बाय डिफॉल्ट विल स्टॉप एट द मिडल, ठीक है? और बढ़िया था, जिंदगी आसान थी। एंड दिस डिस्टेंस इज ए। नाउ द क्वेश्चन सेज, वापस से पढ़ते हैं। A string of length L, a string of length L, a string of length L is fastened to 2 points A and B at the same level. ये A and B are at the same level at a distance A apart. A ring of weight W, ring of weight W can slide on the string and a horizontal force F is applied to it. इस ring पे we have applied a horizontal force. इस पे force ऐसा भी लगा है, ठीक है? And what this force does, अभी बन रहा है डायग्राम, it is in process. Now horizontal force F is applied to it such that the ring is in equilibrium vertically below B. तो जैसे ही यहाँ फोर्स लगाओगे सरकना शुरू, कब तक? लेकिन रिंग भी भारी है, रिंग भी चाहेगी थोड़ा सा बीच में ही रहे, राइट? तो दोनों में खींचातानी। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन सेज कि अंडर इक्विलिब्रियम योर योर रिंग इज वर्टिकली बिलो बी। तो दिस इज फाइनल डायग्राम। क्लियर? डायग्राम समझ में आ गया? एंड दिस लेंथ इज L, ठीक है? नाउ वी हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट, कौन? रिंग, ठीक है? रिंग। अब बताओ, दिस इज अ स्ट्रिंग, तो दिस स्ट्रिंग विल हैव अ टेंशन। बिना टेंशन के तो स्ट्रिंग का कोई अस्तित्व नहीं है, राइट? तो दिस विल बी T। और यहाँ पे क्यों? यहाँ पे टेंशन, नाउ टेल मी, द टेंशन विल बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट कब होता है? जब रस्सी डिफरेंट हो या कोई रस्सी में नॉट आ जाए, ठीक है? जब तक रस्सी एकदम स्मूथ है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सो दिस इज द केस। अंडर दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड कि भाई ये फोर्स कितना था और स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। करो भाई, हमें निकालना है फोर्स एंड दिस टेंशन। देखो, सारी थ्योरम एक किनारे, फंडामेंटल्स विल रिमेन सेम ऑलवेज, ठीक है? whenever something is in equilibrium, इसका मतलब net force is equilibrium. I'm not assuming rotation अभी केस में, ठीक है? बॉडी इज नॉट मूविंग, रिंग इज नॉट मूविंग, इसका मतलब रिंग पे फोर्स भैया जीरो है। फोर्स जीरो मतलब इन एवरी डायरेक्शन। इन दिस केस वी हैव ओनली टू डायरेक्शंस, अपवर्ड या डाउनवर्ड वाला या लेफ्ट और राइट। तो नेट फोर्स जीरो करके फोर्स रिजॉल्व करके कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्योंकि हमें साइड की लेंथ नहीं पता, तो एंगल मान लो या साइड मान लो,
let's say this is A, this is B, so take this as C. ठीक है, तो if this is X, so what is this? L minus X. या थीटा मान लो, हो रहा है? Well, you know everything in this question, तो क्वेश्चन तो हो जाएगा. तुम्हारे सामने चैलेंज क्या आ रहा है? This unknown X, right? So how will you get this value X? By using Pythagoras, right? By using Pythagoras, क्या है? L minus X का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ठीक है, X पता लग गया. अब अगर X पता है तो तुम सब कुछ कर सकते हो. ठीक है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. ठीक, you can resolve this t into 2 t cos theta and t sin theta, then equate the forces in vertical directions and horizontal direction, balance the forces in your two direction, vertical and horizontal. तो force balance कर दो, क्योंकि the ring is not moving upward or downward and it is also not moving in horizontal direction, तो दोनों में force balance कर दो. तो ऊपर करोगे अगर in vertical direction, equation of motion in y direction, force balancing in y direction, कितना? t plus t cos theta equal to w and f equal to t कितना? sin theta. yes, तो you want f निकालने का तरीका क्या होगा? you know the theta, you know theta, तो क्या करोगे? t को एक साइड लेके डिवाइड मार दो. ठीक है ना, तो t sin theta equal to this, और यहां से क्या है? t टेक t कॉमन और दोनों को डिवाइड कर दो. ठीक है, w a by l आ रहा है. गॉट द आइडिया? नहीं, देखो, वी नीड टी, वी नीड एफ. पहले एफ की बात करते हैं. तो इसमें टी अननोन है, थीटा भी, थीटा अननोन नहीं है. माइंड इट, थीटा इज नॉट अननोन. ठीक है, क्योंकि वी नो द साइड्स बाय पाइथागोरस, तो थीटा इज नॉट अननोन. तो जस्ट राइट इसको क्या, टी ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू एंड टी साइन थीटा इक्वल टू एफ डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू w by f. Put the values of cos theta and sin theta. निकल आएगा. and once you know f, तो उससे एक नेक्स्ट लाइन में t भी निकल आएगा, क्योंकि t इक्वल टू f by sin theta. हाँ हाँ, f निकाल लिया ना, t भी निकाला था ना. क्या? हाँ, you know theta ना. sin theta ट्रिग्नोमेट्री यूज करो ना. sin theta इक्वल टू a by this l minus x. क्या हुआ? समझ में आ गया ना? ऐसे ही देखा करो कोई कि व्हाट इज द इन्फो गिवन
एंड व्हाट वी वांट टू नो। ठीक है, दो डायरेक्शन है और बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब दो इक्वेशन बनेगी सीधा। मोशन इज पॉसिबल इन टू डायरेक्शन, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसका मतलब वी विल हैव टू इक्वेशंस, बस। और एक बात और बताओ, व्हाई आई अवॉइडेड लामीज इन दिस? बिकॉज वी हैव फोर फोर्सेस। लामीज कब काम करती है? व्हेन वी हैव थ्री फोर्सेस। तो या तो मैं जुगाड़ करूं, क्या जुगाड़ करूं? यस, या तो मैं जुगाड़ कर दूं कि एक को दो फोर्सेस की जगह कोई एक फोर्स लूं, तब करूं। बट ठीक है, क्यों इतनी जुगाड़ करना, व्हेन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज। क्या क्या क्या? हाँ, नहीं, स्ट्रिंग का टेंशन तो डिपेंड करेगा कितना उस पर फोर्स लग रहा है। इफ स्ट्रिंग इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ फोर्स, तो टेंशन जीरो। अब इसमें टेंशन आ जाएगा क्योंकि इस पे लटक गया है। वो एक्चुअली फोर्स डिपेंड करेगा उसमें कितना खिंचाव आ रहा है। वो के डेल्टा एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट, वो सब करके वो बाद में धीमे धीमे आते जाएगा। अभी एक साथ मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। हो गया फोर्स डन। फोर्स आते ही यू कैन, इन नेक्स्ट इक्वेशन यू कैन फाइंड टी। ठीक है, इजी, बहुत अच्छा। निखिल, सो रहे हो ना घर पे बैठ के? है निखिल? पक्का सो रहा है, देखा, सुनाई भी नहीं दे रहा उसको। अब कौन सा ट्राई करें जो तुमसे हो भी जाए आराम से? सेकेंड वाले पार्ट में क्या दिक्कत है? just use the value of f t equal to f by sin theta. sin theta, use triangle, क्योंकि by Pythagoras you can calculate x. x इतना dangerous नहीं है, it looks like it's quadratic but x square will get cancelled. l square plus x square minus 2xl equal to x square plus a square. x square gone. What is x? l square minus a square by 2l. इसको ही करने की कोई जरूरत नहीं। इसको इसको जब वो आप करोगे ना तो 1 sin थीटा हो जाएगा, 1 tan थीटा, तो एक अपने आप कैंसिल हो जाएगा। किसको किसको यार? हमारा सेटिंग हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। W बाई, हाँ, वो आप 1 sin थीटा कर दीजिए और cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, और उसके लिए अपने को 1 tan थीटा हो जाएगा। हाँ, जब आप उसको पुट करोगे ना सर, x और -x को कैंसिल अच्छा अच्छा अच्छा, f कर देना, डायरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन t के लिए निकालना पड़ेगा, t के लिए निकालना, ठीक है ठीक है। t के लिए जो निकालना है, t के लिए डायरेक्ट डिवाइड करके ही होगा। कोई दिक्कत, हाँ एकदम सही बात बोले तुम। चलो ठीक है, फिर अभी रुके क्या यहीं पे? पहली बार में मैं चाहता नहीं थोड़ा सा ज्यादा लोड दूं। ठीक है, चिल मार के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? जिसमें लोड लेना और खींचे? नहीं, लोड ले सकते। चलो फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं। मजा आ रहा है क्या? अरे वाह, चलो चलो फिर ये देखते हैं अगला वाला, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। देखो अभी तक हमारे पास सिर्फ क्या था, नॉर्मल फोर्सेस, कोई उनमें रोटेशन वाला कोई पंगा नहीं था। बट चांसेस हैं कब, जब कोई बॉडी बॉडी आए, तो देखते हैं, जब आएगा देखा जाएगा। तो अगला टॉपिक क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। याद करो व्हाट वाज रिजिड बॉडी? सो मेनी पॉइंट्स टेकन टुगेदर। ठीक है, बॉडी कुछ वॉल्यूम है, कुछ शेप एंड साइज है उसका। ठीक है, क्या देखो मैंने एक लाइन लिखी है केवल, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। माइंड द वर्ड
अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट दैट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। तो कोई फोर्स किसी बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करने का जो ट्राई करता है, कितनी स्ट्रांग उसकी टेंडेंसी है, उसको वी मेजर बाय मोमेंट, ठीक है। तो फोर्स किसी बॉडी को, कोई क्वेश्चन नहीं है चैन, वी आर बैक टू थ्योरी। मोमेंटम तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं हुआ है, क्वेश्चन चल रहे थे तो क्वेश्चन ही में चलते चले गए। इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? यस, जो उसका है स्टेट वांट टू रिमेन इन दैट स्टेट। यस, नॉर्मल इनर्शिया, तो ठीक है, ज्यादा ठीक। चलो पढ़ो। तो मोमेंट क्या हो गया भाई? किसी फोर्स की किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी इज कॉल्ड मोमेंट, एंड इसका मैग्नीट्यूड m, दूसरी बात वेक्टर भी है, ठीक है। m इक्वल टू r क्रॉस f। आई प्रिफर टू यूज वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? समझ में आ जाएगा। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, बगल में डायग्राम बनाया हुआ है, ये है अपनी बॉडी, एक पॉइंट वही कन्वेंशनल जिसके अबाउट वी हैव टू फाइंड मोमेंट, और एक फोर्स भैया लग रहे थे ऐसे। तो मोमेंट m is defined by r क्रॉस f। ये f फोर्स कहाँ लग रहा था? फोर्स हमेशा लगता है तो फोर्स, किसी भी फोर्स की बातें आती हैं तो फोर्स के पास बेसिकली नॉट जस्ट टू, देयर आर थ्री थिंग्स टू कंसीडर। एक, भाई तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा किधर लेके जाओगे, और लगोगे कहाँ, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये फोर्स में लग रहा है एट P, ठीक है। तो क्या है भाई, ये फोर्स क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। तो इस जो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का, उस पॉइंट को और जिस पॉइंट के अबाउट वी हैव टू कंसीडर मोमेंट, ज्वाइन करो, यू विल गेट अ आर वेक्टर, दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर और अपना फोर्स जो यूजुअल था, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताएगा? मोमेंट। अब मुझे बताओ, इफ दिस आर बिकम जीरो, मतलब योर फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इफ दिस आर वेक्टर बिकम जीरो, इसका मतलब क्या? ये जो आर वेक्टर है ये जीरो हो गया, फोर्स तुम्हारा फोर्स से पास कर रहा है, तो मोमेंट कितना हो गया? जीरो। और तुम्हें पता भी है कि अगर फोर्स पॉइंट से पास कर रहा है तो उस पॉइंट के अबाउट रोटेशन नहीं दे सकता। हमने ठोक दिया कि लेकिन, हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है फॉर दिस टू बी जीरो? परपेंडिकुलर क्यों? अगर थीटा जीरो हो जाए, योर आर वेक्टर एंड जो फोर्स की डायरेक्शन है एप्लीकेशन की सेम अगर हो जाए, वो कैसे हो सकता है कि, हाँ, अपना फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन ये ना होके ऐसी हो जाए, इट स्टार्ट्स पासिंग थ्रू, ये ऐसी हो जाए लाइन ऑफ, फोर्स तो यहां लग रहा था, तो योर आर वेक्टर इज नॉट जीरो, फोर्स तो यही लग रहा था, राइट, पी पे ही, बट इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू ओ। तो in this case your r is not zero, f is of course not zero, but theta is zero, तो उस केस में भी योर मोमेंट इज जीरो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, मतलब कि इन दोनों सिनेरियोज में फोर्स कैन नॉट रोटेट द बॉडी। हाँ बताओ अभिषेक। हाँ देखो,
देखो ये पहली बात, देखो मोमेंट क्या था, टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट सम पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट? टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट दैट पॉइंट। अब उसका फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस, ठीक है। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर एंड एफ, तो पता ही है क्या है। तो ये मान लो अपने पास दिस इज आर बॉडी, ठीक, दिस इज पॉइंट ओ अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग मोमेंट, ठीक है। दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। दिस इज पी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, राइट। देन दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर, जिस पॉइंट के अबाउट वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज आर वेक्टर विच इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। फोर्स तो अपना वही है। तो मान लिया अभी के लिए योर लाइन ऑफ एक्शन इज दिस फोर्स, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आर ये और एफ ये, और एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में? हाउ डू वी डिफाइन, थीटा तो है, हाउ डू यू डिफाइन this is r f sin theta and cap is perpendicular to the plane of r and f. But what is theta? Can I say this angle is theta? हाँ, कौन सा? ये नीचे वाला एंगल हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल होता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना, राइट। तो हेड टू हेड, तो वेक्टर को हमेशा तुम ट्रांसलेट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उसको। तो एंगल देना हो तो हमेशा ट्रांसलेट करो, हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल, ठीक है। तो ये थीटा एंगल हो जाएगा, राइट। तो बात कहाँ पे आई कि भाई m इज गिवन बाय दिस। अब f तो ऑफ कोर्स f इज नॉट जीरो, तो अगर r जीरो है तो मोमेंट जीरो हो जाए। r जीरो का मतलब क्या है कि दिस बिकम जीरो, ठीक है। योर f स्टार यही, यहीं से r वेक्टर जो था ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिकम्स बेसिकली o, जहां पे है जिसके अबाउट निकालना है, योर फोर्स इज ऑन दैट पॉइंट ओनली, है ना। तो इफ दिस बिकम जीरो, योर मोमेंट विल बी जीरो, राइट। सेकंड केस विल बी व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो। व्हेन दिस थीटा विल बी जीरो, जब योर f which is in this direction क्या कर दें, नीचे ही कर दें, हाँ, पाई पे भी जीरो होगा ना वो। तो अगर ये लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स की, अगर ये ऐसे चली जाए या नीचे चली जाए, इफ दिस थीटा बिकम जीरो, और पाई जो भी मर्जी है तुम्हारी, ये थीटा जीरो करना है तो एफ को नीचे ले आओ, मतलब कि फोर्स अगर ऐसे जाने लगे एंड इफ यू एक्सटेंड दिस बैकवर्ड, तो द लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू, ठीक है। उस केस में भी योर मोमेंट विल बी जीरो। समझ में आया अभिषेक कि डिस्टेंस तो है बट लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो इन दीज टू केसेस योर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट विल बी जीरो, ठीक है। और दिमाग में तुम थोड़ा सा इमेजिन भी करो, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दीज टू केसेस इन योर माइंड। देखो बॉडी घूम पा रही कि नहीं है, घूम रही कि रुक रही? एक बार यहाँ पे लगा के फोर्स पे यहाँ लगाओ दिमाग में, नहीं घूम पा रही ना, ठीक है। और एक बार लाइन ऑफ एक्शन पास करो वहां से दिमाग में, घूम पा रही है? पलटने का ट्राई कर रही है, घूम नहीं पा रही है सही बोल रहा ना। एक रस्सी बांध के तुम एक्सपेरिमेंट करो, यू हैव दिस बॉडी, है ना, यहाँ पे बांध लो फोर्स लगाने के लिए। अब उस रस्सी को खींचो और डायरेक्शन खींचने के एक बार ऐसे रखो, देखो ऐसे घूम जाएगी बॉडी। और फिर एक बार रस्सी को ऐसे खींचो, यहाँ से थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी खींचने के लिए, फिर एक बार सीधे उस ऐसे कर दो, तो उखड़ के तुम्हारी तरफ आने का ट्राई करेगी बट घूमने की ट्राई नहीं करेगी। फील आ रही है ना, यही फील लेना है।
ये मजा सबको दिलाना है। मजा आया। चलो नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ फोर्स F about the point O is the product of the magnitude of force F and the perpendicular distance of O from the line of action of the force। क्या बोल रहा है? इस लाइन का मतलब कुछ नहीं है यार, जो मोमेंट होता है इसको तुम दूसरे तरीके से लिखो, R sin थीटा, ठीक है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ एक्शन को, R sin थीटा, लाइन ऑफ एक्शन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दैट पॉइंट, उसका मल्टीप्लीकेशन विद मैग्नीट्यूड, ये तुम्हारा देगा मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट। ठीक है, नोट पढ़ो, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, मोमेंट क्या करता है? रोटेशन देता है। रोटेशन कैन बी इन टू डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे कि मान लो, कंसीडर दिस केस, योर फोर्स विल ट्राई टू रोटेट बॉडी इन दिस डायरेक्शन, राइट? दिस इज तुम्हारे भाई साहब, ये पग चेक करो, ये भूतनी तो नहीं है, उल्टा चलता हो सब कुछ है। देखा है मूवीज में जब डीमन आ जाता है तो घड़ी उल्टी घूमती है। तो दिस इज अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बाय डिफॉल्ट दिस इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, और क्लॉकवाइज नेगेटिव। देखते हो ना मूवी भूत की, कमांड यू जब बोलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम लोग लगता मूवी देखते नहीं यार भूत की। चलो, क्या क्या, मैं तो बहुत देखता हूँ। हाँ हाँ, डायरेक्शन से देख लो, ठीक है। वो जो बात बोला सही है, वो के वेक्टर, लेकिन मैं उतना टेक्निकली में जाता नहीं हूँ। तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव के वेक्टर से आ जाएगा ना, अगर तुम पूरा वेक्टर फॉर्म प्रॉपर लिखोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज छोटी सी डेफिनेशन, कपल। वाह, इस्माइल लॉन्डो के मुंह पे ऐसे आ गई ऐसे आज कपल बनने का सपना पूरा हो जाएगा। गणित ले लियो, कैसे कपल बनोगे? कह सकते हो। चलो, टू इक्वल एंड, देखो इंपॉर्टेंट है लाइन, टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर्म अ कपल। देख रहे हो, पूरी सच्चाई लिखी हुई है, इक्वल भी है, पैरेलल भी है, बट अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म अ कपल। नेक्स्ट लाइन क्या है? इट ओनली टेंड्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कपल। जो भी कपल का प्लेन है उसमें रोटेट करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या है? ओनली, इट ओनली टेंड्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट अ लाइन perpendicular to the plane of the couple. Why only tends to rotate? Why it is not able to give any linear motion? Yes, क्योंकि वो दोनों forces जो हैं those are equal in magnitude and opposite in direction, तो net force due to couple is zero। ठीक है, तो net force zero है, इसकी वजह से you cannot have a linear motion। ठीक है, but you will definitely have a rotational motion। ठीक, चलो, मोमेंट ऑफ कपल इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंट ऑफ कपल इज अ कांस्टेंट। angular velocity is constant। नहीं, इसका मतलब ये हुआ, देखो पहले हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट, तो उस फोर्स का मोमेंट, यस, इस फोर्स का मोमेंट यूज्ड टू डिपेंड ऑन आर।
ठीक है, लेकिन अपना ये कपल के केस में कोई जरूरत नहीं, कोई भी रेफरेंस पॉइंट लो तुम, वो अपना उतना ही m देगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। समझ गए? जैसे कि फोर्स के केस में, हाँ वो कपल जो है, यू टेक एनी रेफरेंस o, जैसे इस केस में द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स m यूज्ड टू डिपेंड ऑन दिस, कि तुम o पॉइंट किसको चूज करते हो, किसके अबाउट निकालना चाह रहे हो, कपल डजंट केयर, तभी तो कपल है। कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लो, हम उतना ही रोटेशन टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात, वैसे हम लोग ये कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू 0 एंड नेट टॉर्क इक्वल टू 0। तो नेट टॉर्क कब आएगा? व्हेन सम ऑफ मोमेंट ऑफ ईच फोर्स इज इक्वल टू 0। कितने भी फोर्स होंगे, every force will summation of the moments caused by each force will be 0, सम जो है 0 होना चाहिए। तो टॉर्क भी 0 चाहिए अपने को एंड नेट फोर्स भी 0 चाहिए। अब यार ये जो नेक्स्ट थ्योरम है, ये थोड़ा सा दिमाग खा हुआ है, कल करते हैं इसको। ठीक है, ये थ्योरम को, इसको रहता है, ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट वाला। तो do you guys want to solve some questions? बताइए। ओके, इम्प्रेस्ड। तो या एक काम करना, तो ये देखो, इसमें फिजिक्स देखो फील की होती है, बस और कुछ नहीं। तुम्हें फील आ गई है तो कर लोगे। तो इसमें क्वेश्चंस तुम लोग इसके बाद तो ठीक है, ये वाला जो 1 है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नो नॉट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन प्लस इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। हाँ ठीक है, 15 प्लस 12 17 क्वेश्चंस। ठीक है, बट हाँ 17 क्वेश्चंस, कंप्लीट दिस ट्यूट 1, बट डोंट स्पेंड मोर देन 2 और 2.5 आवर्स। ठीक है, नहीं होता है तो मैं करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ उसे। ठीक है, क्योंकि सॉल्विंग स्किल दिखाना है मुझे। तुम लोग फालतू में टाइम खराब करोगे, होगा नहीं। तो जस्ट डेडिकेट ओनली 2 और 2.5 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। इतने भी क्वेश्चन तुमसे होते हैं, इट्स ओके, मैं क्लास में कर दूंगा। 2-2.5 घंटे ज्यादा मत देना। हाँ 2-2.5 घंटे ज्यादा मत देना, जो भी नहीं होंगे मैं क्लास में करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, देखने का तरीका, वो सब है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को टाइम खराब हो। ठीक है, तो सी यू गाइस टुमारो।